हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 8 जिसका नाम है परिवहन एवं संचार यानी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। दोनों प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लघु और दीर्घ यानी शॉर्ट एंड लॉन्ग। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट रूप से पढ़ा है। जो भी इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़े हैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसलिए आप सभी चीज को ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और सभी चीज को याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, ये सारा चीज आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन जैसे सॉल्व हो गया वो सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वतों, मरुस्थल तथा बाढ़ संभावित प्रदेशों में स्थल परिवहन की क्या क्या समस्या है। स्थल परिवहन के अंतर्गत आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा रेल, आ जाएगा रेल परिवहन आ जाएगा, उसके बाद आपका सड़क परिवहन आ जाएगा। ठीक है, यह है आपका स्थल परिवहन। वायु परिवहन या फिर आपका जल परिवहन के बारे में बात नहीं की जा रही है, पाइपलाइन के बारे में बात नहीं की जा रही है, सिर्फ स्थल परिवहन जिसके अंतर्गत रेल परिवहन, सड़क परिवहन आ जाएंगे। तो ये जो समस्या होती है पर्वतीय और मरुस्थल क्षेत्र में या फिर बाढ़ संभावित क्षेत्र में, उसी के दृष्टिकोण में आपको लिखना है। ठीक है, तो परिवहन की समस्या जो होती है, जैसे कि परिवहन का समस्या का समाधान हेतु सड़कों का, महामार्गों का विकास होना बहुत जरूरी है। यानी परिवहन की समस्या यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने की समस्या, या फिर मनुष्य को एक जगह से दूसरे जगह जाने की समस्या, या फिर वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह वहन करने की समस्या ही क्या कहलाता है, परिवहन की समस्या कहलाता है। और इस समस्या का समाधान करने के लिए, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए सड़कों का या फिर महामार्गों का जो विकास है वो अच्छा होना चाहिए, अच्छा तरह से डेवलप होना चाहिए, तभी वहां परिवहन की समस्या का समाधान हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए पर्वतीय प्रदेशों में या फिर पर्वतीय पहाड़ों में या फिर प्रदेशों में पहाड़ को काटकर सड़क बनाने का कार्य अत्यधिक कठिन तथा जोखिम भरा कार्य होता है। यानी जैसे कि अगर पहाड़ी क्षेत्र में चल जाएंगे, पहाड़ी प्रदेश में चल जाएंगे, असम चल जाएंगे या फिर उधर उत्तर पूर्वी राज्य में चल जाएंगे, तो वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ सड़कों को काटकर रोड रोड बनाया जाता है, फिर सड़क परिवहन का विकास किया जाता है, जो एक बहुत जोखिम भरा कार्य होता है। कभी पहाड़ मतलब गिर जाते हैं, पहाड़ के टुकड़े, मिट्टी नीचे गिरने लगती है, या फिर कभी भूस्खलन हो जाता है, ये सब मेन समस्या होता है। ठीक है, कभी बर्फ गिर जाते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, क्योंकि बर्फीली क्षेत्र होता है अक्सर पहाड़ी क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि समतल नहीं होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे कि राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि समतल नहीं होती है। अगर समतल नहीं होगी तो क्या वहां सड़क का विकास सटीक से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिस कारण सड़क निर्माण की समस्या होती है, इसी के कारण परिवहन की समस्या होती है। प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ सड़कों तथा पुलों को बहाकर लेके चल जाती है। हर वर्ष बाढ़ आता है। जैसे कि बिहार के बारे में अगर बात की जाए तो उत्तरी बिहार जो यानी नॉर्थ बिहार जो है, हर वर्ष बाढ़ आता है। नॉर्थ बिहार में इतना बाढ़ आता है कि पूरा सड़क, रोड जो भी होती है, सड़क और पुल जो होते हैं बहा के लेके चल जाती है, और किसानों की जो फसल होती है वो दहा के चल जाता है, यानी किसानों के फसल जो होते हैं पूरा तरह से बर्बाद हो जाता है। नॉर्थ बिहार की बात की जाए, उत्तरी बिहार, और दक्षिण बिहार की बात की जाए तो दक्षिण बिहार जो है सूखा से ग्रसित है, वहां फिर बाढ़ नहीं होती है, पानी की वहां कमी है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये इसी समस्या के साथ साथ जो है एक प्रकार का सड़क परिवहन भी इसी पर डिपेंड करता है। परिवहन की समस्या भी ये सब कोरिलेट करता है, मतलब ये सब संबंधित समस्या है। अगर जहां अगर बाढ़ पानी नहीं आएगा तो वहां का परिवहन का विकास अच्छे से होगा। ठीक है, अब देखिए प्रतिवर्ष आने वाले बाढ़ तथा पुलों को, सड़कों को बहाकर लेके जाती है, सड़कें टूट जाती है। इस प्रकार पर्वतीय, मरुस्थलीय तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में परिवहन की प्रमुख समस्या है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में अगर बाढ़ सड़क बनाना हो, काफी ज्यादा मजदूर लग जाएंगे, काट काट के पहाड़ पहाड़ को काट के सड़क बनाना पड़ेगा। मरुस्थलीय क्षेत्र में पूरा एकदम समतल मैदान नहीं है, कहीं पूरा एकदम बालू ही बालू है, रेत ही रेत है, तो वहां सड़क को बनाना काफी ज्यादा कठिन होता है। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में पुलों का निर्माण करना काफी ज्यादा एक तरह से कठिन कार्य होता है। रोड बनाना काफी ज्यादा कठिन कार्य होता है। अगर रोड बना भी दिए, सड़क बना भी दिए, बाढ़ आता है पूरा खत्म, एकदम पूरा कट के लेके चल जाता है, बहा के लेके चल जाता है। तो ये सब समस्या है परिवहन से संबंधित। यहाँ आप यहाँ परिवहन के दो ही कौन यहाँ दृष्टिकोण को रखेंगे, रेल परिवहन और सड़क परिवहन। वायु परिवहन या फिर जल परिवहन यहाँ नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है। यानी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, सिंपल सी बात है, जो रेल मार्ग महाद्वीप के दोनों छोर को जोड़ने का कार्य करेगा वो करेगा पार महाद्वीपीय मार्ग। क्या बोलते हैं उसको? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग बोलते हैं। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग ऐसा रेल मार्ग जो पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए महाद्वीप के दो छोरों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, उसी को कहते हैं पार महाद्वीपीय मार्ग। ठीक है, यानी रेल मार्ग। पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का निर्माण जो होता है आर्थिक और राजनीतिक कारणों से होता है।
राजनीतिक कारण अगर नहीं होगा तो जीडीपी नहीं होगा, यानी एक तरह से बजट में नहीं जोड़ा जाएगा। जब बजट में नहीं आएगा तो वो काम कैसे होगा, काम नहीं हो पाएगा। इसलिए राजनीतिक कारण भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नेता अच्छा होना चाहिए, अच्छी लीडरशिप होनी चाहिए, तभी वहां क्या हो पाएगा, ये सब मार्ग का विकास हो पाएगा। ठीक है, आर्थिक कारण भी निर्भर करता है। पता चला जीडीपी है ही नहीं देश के पास, जीडीपी पूरा नीचे जा रहा है, तो वहां कोई भी विकास नहीं हो पाएगा। राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण से विभिन्न दिशाओं में लंबी दूरी तक की यात्राओं की सुविधा प्रदान के लिए किया जाता है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। सिंपल सी बात है, एक लाइन में आप सिर्फ ये लाइन याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, कि ये जो रेल मार्ग है पूरे महाद्वीप के दोनों छोरों को, यानी दो छोरों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है एक दूसरे को। ठीक है, अब एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल यानी उदाहरण के रूप में, जैसे कि पार कैनेडियन रेल मार्ग जिसकी लंबाई जो है 7,500 किलोमीटर है, और पार साइबेरियन रेल मार्ग जिसकी लंबाई 9322 किलोमीटर है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। पार कैनेडियन और पार साइबेरियन, ये है आपका पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया गया, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता है बार बार, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, कि जल परिवहन के क्या क्या लाभ है। जल परिवहन के क्या क्या लाभ है, इसको आपको इंडिकेट करना है। सिंपल सी बात है, जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन होता है, ये सारा चीज आपको पता है। तो सबसे पहले लिखेंगे जल परिवहन के बारे में, डायरेक्ट उसका लाभ को, प्रॉफिट को इंडिकेट नहीं करना है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा दो लाइन में उसका जल परिवहन के बारे में लिखनी है, उसके बारे में लिखनी है, और लास्ट में क्या करेंगे, मतलब दूसरा स्टेप जो होगा आपका, क्वेश्चन जो करा उसके रिगार्डिंग आप आंसर देंगे। ठीक है, तो जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है, जल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही क्या कहलाता है, जल परिवहन कहलाता है। या फिर जल मार्ग द्वारा वस्तु का एक जगह से दूसरे जगह वहन करना ही क्या कहलाता है, जल परिवहन कहलाता है। या फिर जल मार्ग द्वारा वस्तु का एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहलाता है, जल परिवहन कहलाता है। मतलब आपको जो भी डेफिनेशन आपका बेस्ट होता है आपके मन में, वो चीज आप लिख डालेंगे, यहाँ आपको रट के जाना नहीं है। ठीक है, महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, सही बात है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इसमें अलग अलग आकार के जहाज चल सकते हैं। क्या मतलब, महासागर बहुत बड़े होते हैं तो क्या बहुत बड़े जहाज नहीं चल सकते हैं, वहां कोई भी आकार का कितना भी बड़ा जहाज हो चल सकता है। ठीक है, इनके दोनों छोरों पर पत्तन सुविधाएं प्रदान की जाती है, यानी पोर्ट सिस्टम इस दोनों के छोर पर सुविधा प्रदान की जाती है, ताकि सामान को लोड और अनलोड करने में काफी ज्यादा आसानी हो। वहीं सामान को लोड और अनलोड किया जाता है। ठीक है, तो यह है आपका जल परिवहन। अब देखिए, आपको मेन क्वेश्चन का आंसर देना है कि जल परिवहन के क्या लाभ हैं। तो अब चलिए इसका आंसर देते हैं। यानी इसका जल परिवहन का पहला लाभ लिखेंगे, बेनिफिट्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी जल परिवहन के लाभ। सबसे पहला लाभ होगा सबसे सस्ता परिवहन। सबसे सस्ता परिवहन है कि नहीं जल परिवहन, इसी के कारण तो ज्यादा मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं का, यानी भारवाही वस्तुओं का क्या किया जाता है, वहन किया जाता है जल परिवहन के माध्यम से। ठीक है, जल परिवहन सतही घर्षण, जल परिवहन का सतही घर्षण जो होता है सस्ता क्यों होता है, ये तो हम लोग जानते हैं कि सस्ता होता है, भाई रोड वगैरह बनाना नहीं पड़ता है, सस्ता होता है। ठीक है, लेकिन सस्ता होने का कारण यही है कि जल का जो सतही घर्षण बल होता है वो स्थल की घर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। मतलब अगर बरसात के दिन में अगर आप चलते हैं तो स्थल का जो मतलब सतही घर्षण बल होता है ना, वो कम हो जाता है, जिसके कारण आप फिसल जाते हैं। ठीक है, तो जल का सतही घर्षण बल और स्थल का घर्षण बल की अपेक्षा, यानी स्थल की सतही घर्षण बल की अपेक्षा कम होती है। और स्थल जैसे घर्षण बल कम हो तो जल्दी फिसल जाएगा, बरसात के दिन में घर्षण बल कम हो जाता है जमीन के सतह का, तो आप जल्दी फिसल जाते हैं। ठीक है, जिस कारण जहाज को कम यांत्रिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, यानी कम मतलब फिसलता है ना, पानी का जो लेयर है, पानी का जो स्तर है, वाटर का जो मतलब लेयर है, उसमें फिसलन जो घर्षण बल होती है वो काफी ज्यादा कम होता है, काफी ज्यादा कम होता है, जिसके कारण जल यानी जहाज की जो सतह है उसको ज्यादा मतलब हल्का सा भी अगर उनको एनर्जी दिया जाए, गतिज ऊर्जा दिया जाए, तो वो बहुत दूरी तक चल जाएगा। ठीक है, फिसल के, तो उनको कम ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जब कम यांत्रिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी तो कम ईंधन खर्च होगा ना, ईंधन कम खर्च होगा। जब ऊर्जा की जरूरत कम पड़ रही है तो ईंधन भी कम खर्च होगा। इस प्रकार क्या हो जाता है, ये प्रकार एक प्रकार का सबसे सस्ता परिवहन हो जाता है। क्या होता है, सबसे सस्ता परिवहन हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट आप लाभ लिखेंगे मार्ग निर्माण। क्या इसमें मार्ग का निर्माण किया जाता है? नहीं, जल परिवहन हेतु मार्गों का निर्माण नहीं किया जाता है। जैसे कि स्थल परिवहन के लिए रोड का निर्माण करना पड़ेगा, महामार्गों का निर्माण करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई निर्माण नहीं होता है। इसमें सिर्फ जो ये होता है आपका जहाजरानी जो होते हैं, जहाजरानी एक सेवा है जो जहाजों को चलाया जाता है, जहाजरानी सेवा यानी सर्विसेज है। तो उस जो ट्रेनिंग लिया हुआ रहता है उनको सारा सिस्टम पता रहता है उनको। ठीक है, उनके पास सारा सिस्टम होते हैं, वो किसी भी दिशा में ग्राफ के माध्यम से चले जाते हैं। ठीक है, तो जल परिवहन के लिए कोई भी मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। चारों तरफ जल होते हैं, चारों तरफ सागर फैले हुए होते हैं, किसी भी दिशा में जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि भारी उत्पादों का आयात निर्यात, यानी भारी उत्पाद, बड़े पैमाने पर भारी उत्पादों का जो आयात निर्यात होता है वो इसी के माध्यम से, जल परिवहन के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, आधुनिक समय में
भारी वस्तुओं का आयात निर्यात जल परिवहन द्वारा अधिक पैमाने पर किया जाता है। ये याद रखेंगे, जल परिवहन के लाभ है। और भी दो चार पॉइंट लिख देंगे आप, आपके मन में जो आए, क्योंकि बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड में और भी बेस्ट आइडिया आएंगे, बेस्ट टॉपिक आएंगे, तो उसको भी आप लिख देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि यही लिखेंगे, मैं आप लोगों को रटने के लिए मना करता हूँ, सिर्फ आप लोगों को याद रखनी है, इसमें कोई चीज समझने वाली चीज है ही नहीं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सुपरबंधित परिवहन प्रणाली में विभिन्न विधाएं एक दूसरे के संपूरक होती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। एक सुपरबंधित परिवहन प्रणाली में एक दूसरे की विधाएं यानी विभिन्न विधाएं, विधा का मतलब हो जाएगा प्रकार, विधा का आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन का यही मतलब खासियत होता है कि ऐसा ऐसा वर्ड आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो विधा का मतलब क्या हो जाएगा, टाइप यानी प्रकार। तो कितना टाइप पढ़े हैं परिवहन के, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन, टोटल 4 प्रकार के पढ़े हैं कि नहीं। मेन ठीक है, मेन 3 है लेकिन पाइपलाइन जोड़ के 4 है। तो ये चारों जो प्रकार हैं आपस में एक दूसरे के संपूरक है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड करता है, एक का विकास दूसरे पर डिपेंड करता है। इसी चीज को स्पष्ट करने के लिए कह रहा है, इसी चीज को आपको व्याख्या करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो आप चलिए सबसे पहले परिवहन की विधा के बारे में देखेंगे। तो विश्व में परिवहन की 4 विधाएं प्रमुख है। पहला विधा जो है स्थल परिवहन, यानी आपका स्थल परिवहन के अंतर्गत रेल मार्ग आ जाएगा, सड़क मार्ग आ जाएगा, महामार्ग आ जाएगा, ठीक है। जल परिवहन आ जाएगा, उसके बाद वायु परिवहन तथा पाइपलाइन, टोटल 4 है। ये चारों विधाएं यानी प्रमुख प्रकार है। पाइपलाइन के अतिरिक्त अन्य तीनों परिवहन विधाओं के उपयोगी यानी उपयोग यात्रियों तथा सामान वहन के लिए किया जाता है। पाइपलाइन के माध्यम से तो पेट्रोलियम का मतलब वहन किया जाता है ना, जो भी द्रवीय पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, उनका मतलब वहन किया जाता है। कच्चा तेल हो गया, दूध हो गया, ये सारे चीज का वहन किया जाता है पाइपलाइन के माध्यम से। लेकिन ये जो तीनों प्रकार है, स्थल, जल और वायु परिवहन, इसमें क्या किया जाता है कि यात्री और सामान का वहन किया जाता है, ठीक है। इसी का वहन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये तीनों प्रकार यानी ये तीनों विधाओं के प्रकार यानी परिवहन की विधाओं का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग या फिर प्रयोग प्रदेश के अंदर तथा बाहर वहन के लिए यानी परिवहन के लिए किया जाता है, ठीक है। अब चलिए आपको मेन क्वेश्चन का आंसर देना है कि ये चारों विधाएं आपस में संपूरक है। संपूरक कहने का मतलब ये हुआ कि आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करता है, एक का विकास दूसरे पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब चलिए लिखेंगे कि एक सुपरबंधित यानी अच्छा से प्रबंध किया हुआ, मैनेजमेंट किया हुआ परिवहन प्रणाली में चारों विधाओं का यानी परिवहन की चारों विधाओं का आपस में एक दूसरे के संपूरक होती है। आपस में क्या होती है, एक दूसरे के संपूरक होती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु जल यातायात तथा वायु यातायात का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए मान चलिए वायु परिवहन है, ठीक है, वायु परिवहन है, हवाई अड्डा जाना है आपको, ठीक है। आप एक शहर यहाँ है, ये पहला शहर है, यहाँ दूसरा शहर है, ठीक है। यहाँ आपका हवाई अड्डा, ठीक है, हवाई अड्डा है। तो ये हवाई अड्डा पूरा एकदम विकसित है, ये क्या है, पूरा विकसित है। और यहाँ है, आपको रोड के माध्यम से यहाँ जाना है, ठीक है। और आपको रोड के माध्यम से यहाँ जाकर के हवाई अड्डा में जाना है, यहाँ से एरोप्लेन पकड़ के आपको कहीं विदेश जाना है, अदर कंट्री जाना है। मान चलिए ये रोड सही ढंग से विकसित नहीं है, ये रोड जो है उबर खाबर है, सेटिंग से मतलब नहीं है, कहीं गाड़ी गिर जाएगा, कहीं पटकन खाइएगा, कहीं चोट लगेगा, ठीक है। ये रोड सही नहीं है, तो क्या आपको यहाँ आने में टाइम लगेगा। ये हवाई अड्डा कितना भी विकसित हो, कितना भी डेवलप कर लिया हो, तो क्या इस पर इफेक्ट पड़ा, बिल्कुल पड़ा। आप यहाँ ये रोड सही ढंग से विकसित नहीं है, जिसके कारण आप सही समय पर यहाँ पहुंच नहीं पाए हवाई अड्डे में, जिसके कारण आपका फ्लाइट छूट गया, ठीक है। तो यहाँ एक प्रकार से ये हवाई अड्डे का विकसित होना कोई मतलब मायने नहीं रखा। इस तरह से आपके जैसा बहुत सारे यात्री छूट गए होंगे। तो ये भी डिपेंड करता है, ये हवाई अड्डा कितना उपयोगी होगा, ये हवाई अड्डा कितना सार्थक होगा लोगों के लिए, ये रोड पर भी डिपेंड करता है। ये रोड जितना विकास होगा, जितना विकसित होगा, ये रोड जितना अच्छा तरह से बना हुआ होगा, उतना ज्यादा समय में, उतना कम समय में आप जल्दी ही यहाँ पहुंच जाएंगे हवाई अड्डा, और हवाई अड्डे से तुरंत वहां अपना विदेश कंट्री में इन कर जाएंगे, ठीक है। तो एक प्रकार का यहाँ डिपेंड किया कि नहीं, ये वायु मार्ग है, ये वायु मार्ग स्थल मार्ग पर डिपेंड किया, यानी वायु मार्ग का विकास, वायु मार्ग का उन्नति, तरक्की किस पर डिपेंड किया, स्थल परिवहन पर, यानी स्थल मार्ग पर, ये रोड पर। तो वही कह रहा कि चारों विधाएं आपस में संपूरक है। संपूरक का मतलब ही होता है एक दूसरे पर डिपेंड होना, यहाँ आप यही समझिए संपूरक यानी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जल यातायात तथा वायु यातायात का उपयोग किया जाता है। सड़क परिवहन एक सस्ता व तेज परिवहन है। सड़क परिवहन की अगर बात की जाए तो सस्ता और तेज परिवहन है, तेज साधन है। देश के अंदर भारी पदार्थों का परिवहन के लिए रेल सबसे अधिक उपयुक्त साधन है। देश के अंदर भारत की अगर बात की जाए तो माल ढोने वाली गाड़ी होती है, ठीक है, यानी सामान को ढोने वाली एक स्पेशल ट्रेन होता है, गाड़ी होती है, रेलगाड़ी। तो देश के अंदर यह बहुत ही उपयुक्त साधन है। देश के अंदर अगर कोई सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना हो, एक सामान का दूसरे जगह वहन करना हो, ठीक है, ये सब मेन साधन है। द्रव्य पदार्थ का वहन हेतु पाइपलाइन का वो सबसे उपयुक्त साधन है। पेट्रोलियम का अगर वहन करना है, जैसे कि आपको पता है कि
ये मतलब जो कंट्री है ईरान भय पाकिस्तान, ईरान भय पाकिस्तान आपको पढ़ाया गया ना। ये अगर पाइपलाइन बन गया ना, ये पाइपलाइन के जरिए से भारत में तेल आने वाला है, ठीक है। अगर ये पाइपलाइन बन गया तो काफी ज्यादा मतलब भारत के लिए उपयोगी हो जाएगा, तेल काफी पेट्रोलियम सस्ता हो जाएगा। लेकिन इसमें पाकिस्तान से भय, पाकिस्तान भय मतलब क्या हुआ था, से होता हुआ पाकिस्तान से होता हुआ ये पेट्रोलियम यानी पाइपलाइन बनेगा। लेकिन अभी बनाना ही है, फ्यूचर में अगर बन गया तो दुनिया में सबसे बड़ा पाइपलाइन बनेगा ये, ठीक है। देश के अंदर ये सब चीज होना जरूरी है, अगर नहीं हुआ तो फिर पेट्रोल हमेशा महंगा ही रहेगा इंडिया में। द्रव्य पदार्थ का वहन करने के लिए पाइपलाइन सबसे उपयुक्त साधन है। सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली में परिवहन की चारों प्रमुख विधाओं का विकसित होना आवश्यक माना गया है। सुप्रबंधित काहे का सुप्रबंधित भाई, जब सुप्रबंधित में चारों विकसित नहीं होगा तो कैसा सुप्रबंधित। सुप्रबंधित, सु का मतलब अच्छा, ठीक है। सुपुत्र मतलब अच्छा बेटा, कुपुत्र मतलब मतलब एक तरह से नटखट, समझते हैं ना। सु का मतलब अच्छा, कु का मतलब कुप्रभाव। तो सुप्रबंधित यानी अच्छा तरह से मैनेजमेंट किया हुआ जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उस पर चारों सिस्टम का यानी चारों परिवहन का विकास होना जरूरी माना गया है, ठीक है। क्योंकि एक परिवहन की विधा का विकास जो होता है, इसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, पड़ा कि नहीं है। ये रेल मार्ग का मतलब ये हवाई अड्डा यहाँ छूट गया, छूट रहा था, ये बेचारे का छूट ही गया। रेल मार्ग यहाँ सड़क से सड़क परिवहन विकसित नहीं है, एकदम उबड़ खाबड़ है, गाड़ी नहीं जा रही है, गाड़ी कहीं गड्ढे में घुस रही है, कहीं गड्ढे से निकल रही है, ठीक है। तो ये सारा चीज डिपेंड करता है, वही बात है। क्योंकि एक परिवहन की विधा मतलब एक परिवहन का प्रकार, यानी जैसे कि प्रकार स्थल परिवहन, इसका विकास दूसरे के परिवहन के विकास को यानी दूसरे परिवहन के विधा के यानी दूसरे परिवहन का जो प्रकार है उसके विकास पर प्रभाव डालता है, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे, क्वेश्चन आपका था, यूनिक क्वेश्चन था कि काफी सुप्रबंधित प्रणाली में यानी सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली में विभिन्न विधा एक दूसरे के संपूरक है, इसको स्पष्ट करने के लिए करा था, ठीक है। समझ गए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिया आप लोग तो मान जाऊंगा कि आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा बाकी जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल इजी होता है। लेकिन एनसीईआरटी का ऐसा ऐसा वर्ड होता है क्वेश्चन में कि बच्चे को समझ में ही नहीं आता, ठीक है। तो चलिए अब पांचवा क्वेश्चन है कि विश्व के कौन से प्रमुख देश प्रदेश हैं जहां वायु मार्ग का सघन तंत्र पाया जाता है, ठीक है। वायु मार्ग का सघन तंत्र पाया जाता है। तो विश्व में वायु परिवहन का विकास सबसे अधिक विकसित देशों में हुआ हुआ है। यूएसए में विश्व का मार्ग यानी विश्व में यूएसए में की अगर बात की जाए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात की जाए, वायु मार्गों का सर्वाधिक सघन जाल रखता है यूएसए। विश्व के कुल वायु मार्गों में 60% यानी 60% भाग का प्रयोग अकेला यूएसए करता है। कैसे ना उसका दबदबा रहेगा दुनिया में, यानी पूरा जो वायु मार्ग है वर्ल्ड में वो उसका अकेला 60% वही प्रयोग करता है। तो इसलिए तो जहां तक एकदम जब मन चाहे तब यानी एयरफोर्स अपना भेज देता है वो, इसलिए ना। मतलब उनका अभी एयरफोर्स सिस्टम यानी हरे मिलिट्री सिस्टम इतना मजबूत क्यों है, क्योंकि उनके पास अभी 60% वे जो है वायु मार्ग का उसी के कंट्रोल में, वही इनका प्रयोग करता है। तो वो जब मन चाहेगा तब अपना एयरफोर्स को कहीं भी भेज देगा दुनिया का कोई कोना में, ठीक है। इसलिए सुपर पावर भी है, ठीक है। न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को तथा लॉस एंजल्स आदि इस देश के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। यह यूएसए की बात की जाती है, यूएसए का न्यूयॉर्क तो आप नाम सुने होंगे, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को तथा लॉस एंजल्स, दो चार हवाई अड्डे का नाम लिख दिया, याद रखेंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट है कि दक्षिण पूर्वी एशिया, क्वेश्चन आपका क्या है कि विश्व के कौन से प्रमुख प्रदेश है जहां वायु मार्ग का सघन तंत्र पाया जाता है। अब चलिए लिखेंगे दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में, इधर का क्या हाल चाल है, ठीक है। अब देखिए इसमें ढाका जो है, ढाका वायु मार्ग, ढाका वायु हवाई अड्डा काफी ज्यादा फेमस है, जो बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा कोलकाता, भारत में आता है, कोलकाता जो है काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। उसके बाद बैंकॉक यानी थाईलैंड, सिंगापुर वायु मार्गों के प्रमुख नोडीय बिंदु है, ठीक है। नोडीय बिंदु का मतलब ये हुआ, सिंपल नोड का मतलब समझ जाइए कि नोड का मतलब होता है चार सड़क जहां से मिलती है। ये अगर कोई बिंदु है, ये कोई मतलब चौक है, चौराहा है, चार सड़क चार तरफ से आता है ना, तो उसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, इस स्थान को नोड बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। तो नोडीय बिंदु है। दूसरा अगर देखेंगे पश्चिमी यूरोप की अगर बात की जाए, तो पश्चिमी यूरोप के देशों में फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, हिटलर वाला जर्मनी, ब्रिटेन, ठीक है, जहां की एलिजाबेथ क्वीन अभी डेट की, डेनमार्क में भी वायु मार्गों का क्या है, सघन तंत्र पाया जाता है। तो ये सब तो विकसित कंट्री, ये सब में कैसे न पाया जाएगा। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सब तो विकसित कंट्री है। फ्रांस, ब्रिटेन, ये तो वीटो पावर प्राप्त है, ये दोनों को तो वीटो पावर प्राप्त है, ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन को, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट है अफ्रीकी महाद्वीप, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका तथा एशियाई रूस के अधिकांश भागों में वायु परिवहन सेवाओं का अभाव है, क्या है, अभाव है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 6 आपका अगला क्वेश्चन में कवर किया जाएगा, ठीक है। वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल हम लोगों ने इस चैप्टर में यानी चैप्टर जो काफी इंटरेस्टिंग है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने कवर किया जो क्वेश्चन काफी सिंपल है, ठीक है। सारा चीज आपको याद रखनी है। ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। जितना क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसी तरह से आपको कवर करनी है सारा क्वेश्चन।
अब देखिए यहाँ मैंने 5 क्वेश्चन को कवर किया, बाकी जो 60 क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन वो आपका सेकंड पार्ट में आएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है काफी लंबा बन रही है, लेकिन आपको लोगों को भी काफी ज्यादा दिक्कत होगा, जिसके कारण आपका ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में चैप्टर 8 का पूरा सब्जेक्टिव कवर क्वेश्चन हो जाएगा। और अपने दोस्त में प्लीज एक बार जम करके शेयर भी कर देंगे, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।